जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन जो इससे पहले वीडियो अपलोड की है उसमें डिटेल्ड तरीके से उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप इन क्वेश्चंस को देख के अपने जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसके लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही मेरे द्वारा जो पूछा गया था आपसे कि पिछले जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनका लेवल आपको क्या लगता है, आप उनको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप उनको बता सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, उसमें भी आप अपने फीडबैक को देंगे और बताएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको किस लेवल के लगते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग, इसमें जो चिंतन शिक्षण की बात हो रही है, तो चिंतन जो शिक्षण है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक है या मेकिंग एसोसिएशन है, प्रैक्टिस सेंटर्ड है या रिप्रोडक्शन ऑफ थॉट्स है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है उनका बिल्कुल किसी किताब में या कहीं पे बिल्कुल सटीक आंसर नहीं मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने अनुभव से, आपको अपनी समझ से ही बेसिकली करने होते हैं। अब देखिए, इसमें ये दो जो ऑप्शंस हैं, मेकिंग एसोसिएशन और प्रैक्टिस सेंटर्ड, तो ये तो नहीं होगा। इसमें ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। और इन दोनों ऑप्शंस में से जो मेरी समझ है, रिप्रोडक्शन ऑफ थॉट्स, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी अपनी जो टीचिंग है, आप जो पढ़ा रहे हैं, जो आपके विचार हैं पढ़ाने के ऊपर, उनका क्या हो रहा है, एक तरीके से विचारों का पुनरुत्पादन हो रहा है। पुनरुत्पादन होने का मतलब है कि आप ये देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से जो है मुझे सुधारनी है चीज़ें। तो बेसिकली आपके जो विचार हैं वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं बार बार। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो मैं एक बार को उस पर क्या करूँगा, चिंतन करूँगा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग करूँगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो उसको कैसे और सुधारा जा सकता है, या सही मैंने पढ़ाया कि उसमें क्या सुधार हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन, मेरे हिसाब से ये रहेगा। कुछ लोग इसको अपने मेंटल थॉट प्रोसेस के थ्रू ए मान सकते हैं, कुछ लोग बी भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये डी रहेगा और यही 99% यही ऑप्शन जो इसका सही रहेगा। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है ये बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जिस तरीके से साइकिल का पहिया होता है, तो यहाँ से मतलब उसमें कोई शुरुआत या कोई एंड नहीं होता। आपकी थॉट्स जो हैं, आपके विचार जो हैं, ये घूमते रहते हैं और आप उसमें जो है एक तरीके से इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। किस चीज़ की साइक्लिक प्रोसेस है? बेसिकली सुधारने की, इम्प्रूवमेंट की और लर्निंग की जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए, जो अगला प्रश्न है, रिसर्च मैथडोलॉजी और टीचिंग मैथडोलॉजी से आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करेंगे, और इसी तरीके के जो कि थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए, एग्जाम्स में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, किताबों से उठ के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है, या जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा जो कि आपकी समझ पे निर्भर करेगा। अब देखिए, 17वां क्वेश्चन जो है, रिसर्च मैथडोलॉजी से बेसिकली आपसे पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। और ये देखिए क्वेश्चन है कि इसमें जो सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस, वो कौन सा होगा। आप इसमें अपने थोड़ी सी समझ से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्टेप इसमें दिया हुआ है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेवलपिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, एंड फोर्थ जो है इसमें प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। हिंदी में बात करें तो अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, डेटा का एकत्रीकरण, डेटा संग्रह उपकरण विकसित करना, डेटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। तो देखिए, इसमें हम जब देखेंगे तो जो पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, ये बिल्कुल सही है, पहले नंबर पे आएगा। अब देखिए, पहले नंबर पे आने का मतलब है इन ऑप्शंस में पहले नंबर पे आएगा। और इसमें जो तीसरा जो है, डेवलपिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट या डेटा संग्रहण उपकरण विकसित करना, ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे इसमें आएगा जो कलेक्शन ऑफ डेटा है या डेटा का एकत्रीकरण। पहले देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे आप कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं। सब पहले आप डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट करेंगे, जो डेटा संग्रहण उपकरण को विकसित करेंगे, या पहले डेटा को कलेक्शन
डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, एकत्रीकरण करना शुरू कर देंगे। तो देखिए इसमें जो आपका माइंड कहेगा, अगर आप समझ रखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, तभी तो हम डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमें डेटा जो है एकत्रीकरण करना है, उसका कलेक्शन करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो कलेक्शन ऑफ डेटा से पहले आएगा और फिर आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद में लास्ट में हम इन ऑप्शंस में से डेटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण या प्रोसेसिंग ऑफ एनालाइजिंग डेटा जो है वो करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1, 3 और सेकंड एंड फोर्थ। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है इसमें से, 1, 3 सेकंड एंड फोर्थ, जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है तो इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी। आपको ये कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि पहला स्टेप रहेगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ये आपको याद रखना है, आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, या आपको पता है तो अच्छी बात है। पहले नंबर पे आएगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आप जो भी रिसर्च प्रॉब्लम रहेगी, जो भी समस्या रहेगी, मान लीजिए आपके यहाँ पे जो है पानी की समस्या है, तो सबसे पहले आप उसको पहचानेंगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है। उसके बाद में उससे रिलेटेड जो लिटरेचर रहेगी, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह छपी हैं या कोई भी आर्टिकल छपे हैं या किसी ने रिसर्च की है, तो उसको आप देखेंगे। तो दूसरे नंबर पे रहेगा रिव्यूइंग द लिटरेचर, तीसरे नंबर पे रहेगा क्रिएटिंग हाइपोथेसिस, और फिर फोर्थ नंबर पे रहेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं एज इट इज़, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो तीसरे नंबर पे रहेगा क्रिएटिंग हाइपोथेसिस। अब देखिए हाइपोथेसिस मैंने बोला है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। चौथा नंबर जो है वो आएगा रिसर्च डिज़ाइन, आप अपनी रिसर्च किस तरीके से करेंगे उसका डिज़ाइन आप बना देंगे एक। पाँचवें नंबर पे रहेगा डेटा कलेक्शन, इसके बाद में छठे नंबर पे डेटा कलेक्शन के बाद में डेटा एनालिसिस रहेगा। सातवें नंबर पे रहेगा रिपोर्ट, या आपकी थीसिस जो है उसकी राइटिंग करेंगे, या रिपोर्ट राइटिंग आप करेंगे, या कंक्लूज़न कह सकते हैं, कई जगह कंक्लूज़न कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो देखिए रिसर्च प्रॉब्लम से जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, वो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटरव्यू। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें टाइप पूछा गया है कि इंटरव्यू का कौन सा टाइप नहीं है। तो अगर आपको पता है कि इंटरव्यू के मोस्टली जहाँ पे भी आपने देखा होगा सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये तीनों टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। जबकि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है स्पेसिफिक, ये एक ऑप्शन नहीं है टाइप ऑफ इंटरव्यू का। अब देखिए किसी किसी बुक में आपको जैसे कि ऑनलाइन इंटरव्यू ये भी देखने को मिल जाएगा, या फोकस इंटरव्यू ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं इंटरव्यू के, लेकिन स्पेसिफिक वाला जो ऑप्शन है वो इंटरव्यू का टाइप नहीं है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा नॉट पूछा गया था, तो नॉट के लिए ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने होते हैं, मान लीजिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो वो पहले ही तैयार होते हैं कि ये क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि क्वेश्चंस तैयार नहीं होते हैं, एट द मोमेंट ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का जो इंटरव्यू होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। और ये कई बार क्या है, जैसा आंसर मिलता है उसकी ही एक चेन चल जाती है, जिस तरीके का आंसर मिलेगा उससे अनस्ट्रक्चर्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल जिस तरीके का आंसर देगा उससे उसी तरीके का फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद में देखिए एक जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ जो है प्री प्लान्ड जो क्वेश्चंस होते हैं और कुछ जो है एट द मोमेंट क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्पेसिफिक इसका आंसर रहेगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये बेसिकली है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। अब देखिए यूजीसी से रिलेटेड आपने जो है अभी इतनी पढ़ाई की है, नेट वगैरह क्वालिफाई किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यूजीसी के बारे में आपको जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ये 1953 से 1955 तक इन्होंने चेयरमैनशिप की है। पहले चेयरमैन ये रहे हैं यूजीसी ग्रांट कमीशन के। अब देखिए 1953 में ही यूजीसी ग्रांट कमीशन वो एग्जिस्टेंस में आया था। इसकी डेट आपको याद रखनी है 28 दिसंबर 1953। 28 दिसंबर ये डेट आप बिल्कुल रट लीजिए, आपसे जो है घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए इसमें स्टैट्यूटरी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस मिला था, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जब पार्लियामेंट के किसी एक्ट द्वारा
किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसकी एग्जिस्टेंस को क्या मिल जाता है, एक पावर मिल जाती है, तो उसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 1956 में यूजीसी को मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका हम देख लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1944 में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसका इम्पैक्ट जो है, जिसको हम कहेंगे, एक रिपोर्ट छपी थी पोस्ट वॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एजुकेशन पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो सब जो है रिपोर्ट में छापा गया था। और इसको सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा गया था। ये नाम आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सार्जेंट रिपोर्ट भी इसको बोला गया था। और सार्जेंट रिपोर्ट के बेसिस पे ही, उसकी रिकमेंडेशन पे ही ये जो है यूजीसी का जो है एक तरीके से नींव रखी गई थी। 1945 में ये कहा गया था कि 3 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, उन तीनों का सुपरिटेंडेंस जो है किया जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और तभी से जो है इसको एजुकेशन कमीशन जो है कहा गया था। इसके बाद में देखिए 1948 में इसको जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा गया था। ये तब ग्रांट वाली बात नहीं थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसको कहा गया था, जिसके चेयरमैन बने थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, चेयरमैन इसके बने थे। और उसके बाद में देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आया था 1953 में एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ पे ग्रांट की जो है ग्रांट देनी थी, मतलब बेसिकली फंड्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, तो इसलिए इसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रखा गया था 1953 में। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी ये। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब देखिए प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग जो है, इनमें से कौन सी है। तो जो टीचिंग है, टीचिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्री एक्टिव स्टेज, एक इंटर एक्टिव स्टेज और एक होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब देखिए इसमें जो 4 चीज़ें दी गई हुई हैं, उसका सबसे पहले आंसर मैं बता देता हूँ आपको। प्री एक्टिव स्टेज जो होती है, इसमें सीक्वेंसिंग इसका आंसर होगा, क्रमबद्ध करना जो है इसका आंसर होगा। अब देखिए एक एक करके हम देख लेते हैं प्री एक्टिव स्टेज में क्या क्या होता है। आपको अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी अभी, और आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको बिल्कुल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए प्री एक्टिव में, एक तो आप जो भी एजुकेशनल टूल होते हैं, एजुकेशनल टूल्स मतलब कि आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से ब्लैक बोर्ड का आपको यूज़ करना है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टूल्स वगैरह का, सॉरी इसमें जो है गोल्स एक तरीके से आपके सेट किए जाते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है, जो हमें पढ़ाना क्या है। तो एजुकेशनल गोल्स हमारे सेट किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है इसके कंटेंट को देखा जाता है कि हमें बेसिकली कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कौन सा जो है एक तरीके से डेटा प्रस्तुत करना है बच्चों के सामने। फिर तीसरे नंबर पे इसमें जो आती है चीज़, वो आती है सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग किस चीज़ की होती है कि आपको जो है प्रेजेंटेशन करनी है, जो भी आपने डेटा सेलेक्ट किया है, जो भी आपने जो है चैप्टर्स आपको पढ़ाने हैं, उसकी सीक्वेंसिंग होती है, पहले क्या पढ़ाना है, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ाना है। अब देखिए मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में आपको साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, दूसरा पढ़ाया जाएगा, जिसकी एक सीक्वेंसिंग होती है। कई बार जो है टीचर तीसरा चैप्टर पढ़ाने के बाद में फिर जो है दूसरा चैप्टर पढ़ाता है, तो वो एक सीक्वेंसिंग है, उसकी इंटरकनेक्टिविटी बनानी होती है। तो एक सीक्वेंसिंग प्री एक्टिव स्टेज में आएगा। और इसके बाद में देखिए उसका जो है इंस्ट्रक्शंस का जो टूल है, इंस्ट्रक्शंस टूल मतलब किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा कि कोई प्रैक्टिकल करके पढ़ाई जाएंगी चीज़ें, तो वो प्री एक्टिव स्टेज में आएगा। अब देखिए इंटरएक्टिव में क्या क्या आएंगी चीज़ें। इंटरएक्टिव स्टेज जो है सेकंड स्टेज है टीचिंग की, उसमें आएंगी चीज़ें। इसमें पढ़ा तो दिया है टीचर ने, फिर ऑब्जर्वेशन होगा कि बच्चे ने क्या समझा है, फिर जो है उसका डायग्नोसिस होगा कि कहाँ पे किसकी को दिक्कत आ रही है। जैसे कि टीचर आपसे पूछता है ना कि जो पढ़ाया गया है, कल जो पढ़ाया है, आज जो पढ़ाया हमने, उसमें आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आएगी, दैट इज़ द स्टेज ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है, उसके बाद में उसका रिएक्शन दिया जाएगा। रिएक्शन मतलब फिर से अगर पढ़ाना है चैप्टर, बच्चों को समझ में नहीं आया तो फिर से रिएक्शन दिया जाएगा उसका। तो ये सब जो है इंटर एक्टिव स्टेज में आएगा। इसके बाद में देखिए पोस्ट एक्टिव स्टेज जो होती है, पोस्ट एक्टिव स्टेज में आपने जो है पढ़ लिया है चीज़ें, रिफ्लेक्शन भी आ गया है, डायग्नोसिस भी हो गया, फिर आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद में जो है टेस्ट किस तरीके से लेने हैं, MCQs के तौर पे लेने हैं
या मान लीजिए थ्योरेटिकल रिटन टेस्ट लेना है, तो वो सारी चीज़ें पोस्ट एक्टिव में आएगी। और पोस्ट एक्टिव में एक चीज़ और आएगी, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की हम बात कर रहे थे, वो पोस्ट एक्टिव में ही आएगी कि अगर रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं आया है बच्चों का, तो किस तरीके से जो मेथड्स हैं, टीचिंग के जो मेथड्स हैं, उनको कैसे बदला जाए, ये पोस्ट एक्टिव में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप अपनी समझ से इसको कर लेंगे। अब देखिए कंप्यूटर का भाग भी आएगा आपके UPHESC एग्ज़ाम में। कंप्यूटर के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस करा दी हैं, वो आप जाके देखेंगे तो आपको बिल्कुल वहाँ से 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद में ये क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस इज़ नोन एज। तो देखिए इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है, इसको ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, और कौन कौन से ब्राउज़र्स आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जा सकते हैं वो भी आप चैनल की लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए ब्राउज़र क्या काम करता है। ब्राउज़र जो है वेब पृष्ठ या वेब पेजों को देखने का काम करता है, और ये बेसिकली इसकी जो पीछे की मैं इसकी फंक्शनिंग बता देता हूँ आपको। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इन सभी वेब पेजेस को, जो भी www पे मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी वेब पेजेस हैं, उनको ये देखने का काम करता है। अब देखिए देखता कैसे है ये बेसिकली इंटरप्रिटेट करता है जो भी हाइपरटेक्स्ट लिंक्स होते हैं। हाइपरटेक्स्ट लिंक्स का मतलब है आपके जो वेब पेजेस हैं वो बेसिकली HTML लैंग्वेज में, HTML जो कोडिंग होती है, लैंग्वेज होती है, उसमें कोड होके बनते हैं, और उनको जो ब्राउज़र होता है वो बेसिकली से डीकोड करता है और यूज़र फ्रेंडली बनाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है GPU। GPU की जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है। एब्रीविएशन इनको कहेंगे हम। एब्रीविएशन वाली चीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं, और वहीं से क्वेश्चन आएगा पूरा। GPU का जो फुल फॉर्म है वो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि आपने सुना होगा, आप कंप्यूटर वगैरह या लैपटॉप वगैरह नया खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं ग्राफिक्स कार्ड कि 2 GB का ग्राफिक कार्ड है सर इसमें, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है इसमें। तो ये सब आपको बताया जाता है सेलमैन द्वारा। तो बेसिकली ग्राफिक कार्ड जो है उसको कई बार ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है, और ये बेसिकली किस काम आता है, जो भी आप कंप्यूटर पे वीडियो एडिटिंग करते हैं या 3D एनिमेशन वगैरह जो आपके चलता है, वो सब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट या वीडियो जो ग्राफिक कार्ड है उसके द्वारा ही उसमें जो है एक तरीके से ऑपरेट किया जाता है। अब देखिए इसमें मेमोरीज होती हैं एक तरीके से कि 2 GB का, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 GB आपका नॉर्मली वर्क करता है, आपका काम जो है नॉर्मल है तो 2 GB ग्राफिक कार्ड जो है काम कर जाएगा। 4 GB जो है जो गेमर्स वगैरह होते हैं या जो और हाई क्रिएशन करते हैं उनके लिए 4 GB या उससे ऊपर ग्राफिक कार्ड जो है काम करता है। इसके अलावा देखिए जैसे कि आपके पास में एक सॉफ्टवेयर होता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं, बिल्डिंग वगैरह का डिज़ाइन बनता है, घर वगैरह का डिज़ाइन बनाते हैं कंप्यूटर पे। तो ये सब भी ग्राफिक कार्ड्स को या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से सुने, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगला प्रश्न है, ए वेब पेज कैन बी डिज़ाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए वेब पेज किसके द्वारा बनाया जाता है, एक वेब पृष्ठ को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जाता है। कोडिंग किस में, कौन सी लैंग्वेज में होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका आंसर रहेगा HTML। अब देखिए HTML बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी तो आप लिख लेंगे या आपको पता होगी तो अच्छी बात है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए वेब पेज के पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। वेब पेज बनता है 2 तरीके से, मतलब 2 लैंग्वेजेस की सहायता से बेसिकली। एक तो इसमें रहता है HTML, जैसे कि मैंने आपको बताया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक जो रहता है इसमें CSS। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स इसकी फुल फॉर्म होती है, लिख लेंगे आप। और ये जो है आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में। तो इसमें जो है HTML जो होता है बेसिकली, HTML आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी वेब पेज को। मान लीजिए एक वेब पेज आप बना रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा HTML की कोडिंग द्वारा। और इसका जो बेसिकली
विजुअल और ऑरल। विजुअल मतलब इसमें जो विजुअलिटी आएगी और जो इसमें आवाज़ आएगी वो सब कोडिंग की जाती है CSS द्वारा। जो मैंने आपको बताया कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है उसके द्वारा ये कोडिंग होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जाता है HTML द्वारा किया जाता है। और इसमें देखिए अब अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो एक और चीज़ इसमें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है CMS का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, उसमें आप बिना कोडिंग के कुछ वेबसाइट्स की सहायता से, जिनको वेबसाइट बिल्डर बोला जाता है, जैसे कि wix.com हो गया, इनकी सहायता से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं बिना कोडिंग जाने। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि बिना कोडिंग के कौन सी वेबसाइट्स बना सकते हो आप, तो wix.com हो गया या और जो है उस तरीके की वेबसाइट आप एक बार सर्च कर लेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएंगी। अब देखिए अगला प्रश्न है, इन इंटरनेट कनेक्शन कुकीज़ इज़ यूज्ड फॉर। कुकीज़ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए बेसिकली कुकीज़ क्या है। कुकीज़ एक ऐसा डेटा होता है या एक ऐसी स्मॉल फाइल्स होती हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट के थ्रू आपका जो ब्राउज़र है, आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप पे, उसमें जो है सर्वर के थ्रू कुछ फाइल्स या कुछ डेटा भेज दिया जाता है और आपका जो ब्राउज़र है वो ये स्टोर करता है कि आप इस वेबसाइट पे विज़िट आपने की है। समझ रहे होंगे आप इस बात को। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई वेबसाइट, मान लीजिए UPHESC की वेबसाइट ही आपने क्या किया, विज़िट किया है, तो जो सर्वर है, सर्वर आपके ब्राउज़र पे ये चीज़ भेज देगा कि आपने UPHESC की वेबसाइट आपने विज़िट की है। अब देखिए आप कई बार जो है फिर से UPHESC की वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो आपको टाइम कम लगेगा, जो लेटेंसी है वो कम हो जाएगी आपकी, और दूसरी जो है स्टोर्ड है UPHESC वेबसाइट पे तो वो भी आपको एक्सेस हो जाएगी। तो ये कुकीज़ का काम होता है। कुकी बेसिकली एक तरीके से क्या है, टाइम सेव करता है और सर्वर को ये बताता है कि जो क्लाइंट है, जो बेसिकली क्लाइंट है, जो भी यूज़र है, उसने इस वेबसाइट को पहले भी विज़िट किया है। तो वेबसाइट आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको स्टोर करके रखेगी और दूसरा जो है आपको याद रखेगी कि आप जो है इस वेबसाइट पे आए थे, और तीसरी चीज़ आपने कुछ जैसे कि कोई चीज़ वहाँ पे एंटर की तो ये सारी चीज़ें वेब ब्राउज़र में सेव हो जाएंगी और सर्वर को पता चल जाएगा कि आप वहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे रिटर्न कर रहे हैं। तो होपफुली आपको कुकीज़ का सिस्टम समझ में आ गया होगा। और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन एज क्लाइंट साइड फॉर एंटायर सेशन। तो देखिए पूरे क्षेत्र के लिए क्लाइंट की ओर से जानकारी संग्रहित करना। अब ये देखिए इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो सकता है कि सर्वर साइड होगा या क्लाइंट साइड होगा। तो क्लाइंट साइड होगा क्योंकि इसमें जो आपका वेब ब्राउज़र है, क्लाइंट का जो वेब ब्राउज़र है वो बेसिकली चीज़ों को स्टोर करके रखता है और वही सर्वर को बताता है जब अगली बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं कि ये जो यूज़र है ये इससे पहले भी इस वेबसाइट पे आके इसने विज़िट किया है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेज इज गिवन फॉर द एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इसका जो आंसर रहेगा ट्यूरिंग अवार्ड रहेगा। ट्यूरिंग अवार्ड बेसिकली क्या है, नोबेल प्राइज़ कहा जाता है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस का, कंप्यूटर साइंस का, और इसको ACM यानी कि एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और अगला जो प्रश्न है वो है, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है इन चारों में से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ह्यूमस। अब देखिए बैक्टीरिया, प्लांट या फंगस जो दिए हुए हैं अदर ऑप्शंस इसमें क्वेश्चन में, ये सब तो क्या है, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो जीवित हो, जो बैक्टीरिया हो गया, जैसे फंगस हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब जो है बायोटिक में आएंगे। एबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा, मिनरल्स आपके आ जाएंगे, सॉइल आ जाएगी, एयर आ जाएगी, टेम्परेचर, वाटर और ये सॉइल, ये सारी चीज़ें। तो ह्यूमस इसमें दिया हुआ था। ह्यूमस बेसिकली एक सॉइल का ही टाइप है, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा ह्यूमस रहेगा। अगला प्रश्न है थोड़ा UPSC या स्टेट PCS के तर्ज पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जो है गया है UPHESC में। अब देखिए इसमें इको मार्क के बारे में पूछा गया। इको मार्क को इको मार्क ऐसे भी लिख देते हैं अलग अलग करके और ऐसे भी लिख देते हैं। तो इस इको मार्क लेवल के बारे में पूछा गया है। प्रोवाइडेड बाय BIS, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये BIS द्वारा ही ये प्रोवाइड किया जाता है। गिवन बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद जो है उसको दिया जाता है। और स्कीम जो है स्टार्टेड इन
तो 2000 में ये योजना प्रारंभ की गई थी, ये बात गलत है। ऊपर की दोनों बातें सही हैं, नीचे की जो बात है ये गलत है कि 2000 में नहीं, ये 1991 में शुरू किया गया था। ये 1991 में शुरू किया गया था। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा जो हो, जहाँ जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे कट जाएगा और 1 2 जो होंगे वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड इन स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। तो देखिए 1972 के मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था। तो इसमें जो है देखिए कितने सिद्धांत थे। ये थोड़ा सा आपको अजीब क्वेश्चन लग सकता है कि क्या सिद्धांत भी सर पूछे जाएंगे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें 1972 की जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रिंसिपल्स हैं 26 इसका आंसर रहेगा। ये इसकी संख्या भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। इसका आंसर रहेगा 26। इसके बाद में देखिए ग्रीन हाउस गैस जो इफ़ेक्ट है वो मेनली कॉज्ड बाय, इन जो ऑप्शंस में से ये जो ऑप्शंस है इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर रहेगा। और इसमें बेसिकली देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन से भी होती है, लेकिन इसमें जो मेन कॉज पूछा है, मेन कॉज जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब देखिए इसमें मेन कॉज और कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया वीडियो के ज़रिए। और इसमें जो मेन कॉजेज़ होते हैं एक तो वाटर पेपर्स भी होते हैं, वाटर पेपर जो है H2O हो गया, CO2 इसमें ग्रीन हाउस गैस में आता है, CH4 मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस में आता है, और N2O जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और O3 ओजोन जो है इसमें जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो उसमें आता है। अब देखिए इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ पे सनलाइट पड़ती है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है पहले ही, लेकिन कुछ जो है जो धरती की परत तक आती है, नीचे तक लेयर तक आती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में इंफ्रारेड जो इंफ्रारेड है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए इंफ्रारेड जो है ये ईज़िली जो वाटर पेपर है या CO2 है उसमें ट्रैप हो जाती है। CO2 या वाटर पेपर में इंफ्रारेड जो है रेडिएशन ये ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है एक तरीके से हीट ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में अर्थ के, और इसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने आपको 5-6 गैसेस बताई हैं ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कौन कौन सी गैसेस जो हैं आती हैं, इसमें से जो है यस करना है नो करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा MCQs में। अगला प्रश्न है देखिए मॉल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो देखिए मॉल्टन रॉक्स बिलो पूछा जा रहा है, निचली पड़ती चट्टान को कहते हैं। पृथ्वी तल के नीचे जो पिंगली चट्टान होती है, पिंगली चट्टान को जब तक नीचे रहते हैं तो उसको मैग्मा कहा जाता है। अब देखिए जब मैग्मा ऊपर आ जाता है तो उसको लावा कह दिया जाता है, उसका नाम लावा हो जाता है। ये बेसिकली पिघलती क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी अर्थ के नीचे अर्थ रॉक मिल जाए या कुछ भी मिनरल होगा वो सब इतना टेम्परेचर होता है कि पिघल के कई बार जो है ऊपर आ जाता है तो उसको लावा कह दिया जाता है। अब देखिए ये जो जिसके थ्रू आता है, जिस होल के थ्रू ऊपर आता है तो उसको क्रेटर कहा जाता है या माउथ ऑफ वॉल्केनो कहा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में दोस्तों हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये ख़त्म हो गए इस वाले टेस्ट के। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके जो है प्रिपरेशन के हिसाब से इजी हैं, हार्ड हैं या डिफ़िकल्ट हैं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फीडबैक देंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये हार्ड लग रहे हैं तो किस तरीके से इनको डील करना है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप बिल्कुल बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस लगते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।